नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती जो कारकुन हैं उनका एक एहतजाजी कैंप है, जो कि यहाँ पे एक अरसे से मेरे ख्याल में 345 दिन इसको हो गए इस कैंप को। और यहाँ इस कैंप से हमने इससे पहले भी ये भाइयों की हमने आपको इंटरव्यू सुनाए। भाई यूसुफ डालिया हमारे साथ हैं, तो आए ज़रा भाई से ये ताज़ा तरीन सूरत हाल पूछ लें। भाई यूसुफ साहब, आप इतने तवील अरसे से एहतजाज कर रहे हो, इसमें कोई नई क्या डेवलप हुई है? आया किसी से कोई आपसे कोई जो पीटीआई के सीनियर ज़िम्मेदार हैं, किसी ने रब्ता किया नहीं किया? और आपका ये जो तवील एहतजाज है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई आपका और गबूल मीडिया का, आप लोगों ने फिर एक बार मौका दिया हमें अपना मौक़िफ़ देने के लिए। आज हमें 345 दिन यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं इस धरने को। 5 जुलाई 2020 से जो हम बैठे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें ना हम किसी लालच या किसी ओहदे के लिए यहाँ बैठे थे, और ना आज इस किस्म की कोई लालच या ओहदा हमें चाहिए। हम एक नज़रिए के ऊपर बैठे थे, उस नज़रिए पे जिस नज़रिए पे इमरान खान ने हमें इस पार्टी में 97 के अंदर शामिल किया था। मैं 97 से हूँ, ये बाकी भी तमाम फाउंडर मेंबर हैं। तो हमें जब इमरान खान ने नज़रिए पे बुलाया था, वो नज़रिया था उस तबके के ख़िलाफ़ जंग लड़नी थी जिस तबके ने पाकिस्तान को 73 साल के अंदर पीछे धकेल दिया था। तो जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पाकिस्तान बनी, तो हमें नज़र आया कि वही तबका जिसके ख़िलाफ़ हम जंग लड़ते हुए आ रहे थे, उस तबके ने इमरान खान, पीटीआई और हुकूमत पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा हुआ, और जिसकी वक्तन फ़वक्तन जो है आप सूरत हाल भी देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारी माफियाज़ हैं जिन्होंने ब्लैक मेलिंग भी की और ग्रुप्स भी बनाए और फॉरवर्ड ब्लॉक के भी नाम दिए गए उनको। तो वो लोगों ने आके इमरान खान को ब्लैकमेल किया। दूसरा, जिन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ हमने हमेशा जद्दोजहद की, खुसूसन चूँकि हम सूबा सिंध के दिल कराची से ताल्लुक़ है, तो कराची के अंदर हमने बहुत एक खौफनाक और मतलब बर्बरियत वाला हमने एक टाइम गुजारा यहाँ पर, हड़तालों में, कत्लेआम में, खून रेजियों में। तो उसके बाद जब लोगों की उम्मीद की जो किरण बनी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और जिसका लोगों ने बखूबी इज़हार ख़याल भी 2018 के इलेक्शन में एक भारी मैंडेट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसमें 14 MNA और 23 MPA सिर्फ कराची से मुंतखब हुए। अच्छा, हम जब कराची से कश्मीर तक की सूरत हाल देखते हैं, पूरे सूबा सिंध की जब सूरत हाल देखी जाती है, तो सूबा सिंध जो है वो बाकी तमाम सूबों से इस वक्त पसमानगी की तरफ जा रहा है। पहले भी जा रहा था, मज़ीद चला गया इस हुकूमत के आने के बाद। तो हमारा ये ख़्याल था, सूबा सिंध की आवाम का ये ख़्याल था, वर्करों का खुसूसन ये ख़्याल था कि हम सूबा सिंध की तरक्की में अपना कोई अहम किरदार अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह जो सिंध के आवाम जो इतनी पसमानगी में, और जिनके पास ना कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज़ है, ना सेहत नाम की कोई चीज़ है, ना तालीम का कोई मेयार है, दूसरे जो मामलात हैं, एक मतलब सिंध के जो आप कह लें कि एसेट्स हैं, जो सिंध के जितने भी आप मतलब उनको कह लें कि जो सिंध के लोगों के लिए जो रिलीफ़ के जो मौक़े थे, वो सारे के सारे जो है वो पीपल्स पार्टी ने पिछले 12-13 साल की अपनी हुकूमत के अंदर लोगों को डिलीवर नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ जब आई तो लोगों का एक ख़्याल था कि शायद अब ये मामला बेहतर हो जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे गवर्नर सिंध हैं, जो हमारी यहाँ पर डिमांड है, उसके अंदर गवर्नर सिंध को भी तब्दील करने की बात है। तो वो गवर्नर सिंध जो है वो हैं तो सिंध के गवर्नर, मगर वो सिर्फ अमलन जो है वो कराची के गवर्नर नज़र आते हैं। और दूसरा, जब खान साहब ने बोला रियासत मदीना का गवर्नर, तो रियासत मदीना का गवर्नर हमें कहीं पे भी ऐसी सूरत हाल में नज़र नहीं आता जहाँ आवाम को इनकी ज़रूरत थी। खुसूसन मैं ज़िक्र करूँ, बारिश का जब सीज़न आता है, कराची डूबा हुआ होता है, वो कहीं नज़र नहीं आते। कोविड जो पेंडेमिक इतना अरसा चला, साल पूरा हो गया, वो आपको कहीं रिलीफ देते हुए उसमें नज़र नहीं आते। लोगों के गैर कानूनी या नाजायज़ तजावज़ात अगर हैं तो उनको कहीं बैठ के मामला हल नहीं किया जाता। ताजिरों के मसाइल अभी आपने देखे, कोविड के ऊपर सिंध हुकूमत से क्लैश हुए उनके, उसमें कहीं ये गवर्नर सिंध का रोल, और जो बेसिक इनका आइनी जो किरदार था, जो आइनी इनका रोल होता है गवर्नर का, वो ये होता है कि वफाक और सूबे के बीच में पुल का किरदार अदा करना, ब्रिज का किरदार, वो भी ये अदा करने में नाकाम है। जो हमें पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए दिन जो बहस हो रही होती है और जो एक दूसरे पर जुमले कसे जा रहे होते हैं, तो वो एक पेज पे भी उसको नहीं ला सके। दूसरा हमने इसके साथ रखा अलीम आदिल शेख। या अलीम आदिल शेख वही तबका था, लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर, इसी तबके के ख़िलाफ़ हम लड़ते हुए आए, और हमने देखा कि यहाँ पर उनको इख्तियारात दे के और तहरीक इंसाफ को सिंध के लेवल पर तबाह किया जा रहा है। तीसरा, हमने कहा कि खुर्रम शेर ज़मान और फ़िज़ा ज़ीशान गैर आइनी और गैर मुंतखब हैं। गैर आइनी इसलिए कि पीटीआई का आइन 2019 का जो आर्टिकल 4 है, उसका क्लॉज़ 2 ये कहता है कि आप
MNA اور MPs کا کوئی کردار پارٹی کے اندر نہیں ہوگا، مگر انہوں نے ایک MPA ہوتے ہوئے خرم شیر زمان کو یہاں کا کراچی کا صدر بنا دیا، اور جو پارٹی کے جو ورکرز ہیں جن کو تنظیم سازی کا حق ملنا چاہیے یا جن کے پاس جو یہ حق محفوظ ہے کہ وہ تنظیم سازی میں اپنا کردار ادا کریں، ان کو دور کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کارکن جو ہے وہ گھروں پہ جا کے بیٹھ گئے، بہت سارے کارکن دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، اور مزید بھی جو ہے وہ پسماندگی کی طرف، اور اس کا رزلٹ آپ نے حالیہ بائی الیکشن PS 88 کے اندر دیکھا ملیر میں، اور NA 249 جو بھی جہاں پہ تحریک انصاف پہلی پوزیشن سے 5ویں 6ٹھی پوزیشن پہ چلی گئی۔ تو یہ اسی طرح غیر آئینی ہے، اسی طرح غیر منتخب بھی ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان کا کوئی الیکشن نہیں ہوا، یہ صرف کسی کی چاہت میں یا کسی کے لائے ہوئے پیرا شوٹر ہیں، انہوں نے لا کے بٹھایا، اور یقیناً ان سب کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا گورنر سندھ صاحب کا کردار ہے، اور تنظیم کے اندر بھی ان کا آئینی رول نہیں بنتا، وہ تنظیم سازی میں بھی اس وقت پوری طریقے سے ملوث ہیں۔ تو بہت ہی مطلب آپ کہہ لیں کہ سندھ کے جو حالات ہمیں اچھے کرنے تھے وہ انفارچونیٹلی ہم اچھے نہیں کر سکے۔ آج سندھ کی عوام جو ہے وہ PTI کے خلاف باتیں کرتی ہے، سرویز کروا لیں تو اس کے اندر جو ہے وہ بری طریقے سے ہم ناکام ہیں، اور دوسرے جو تنظیمی جو اس وقت معاملات ہیں وہ بری طریقے سے فیل ہیں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ PTI کو توڑنے کے لیے یا PTI کو دفن کرنے کے لیے سندھ کے اوپر اس گورنر سندھ کو لا کے بٹھانا، اور پھر ان کے نیچے یہ تمام جو ٹیم لا کے بٹھائی ہے، انہوں نے عملی طور پہ سندھ کی PTI کو تباہ اور برباد اور دفن کرنے کی طرف گامزن ہے۔ اچھا یونس بھائی، ایک چیز اور ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے تو یہ تمام سیاسی پارٹیوں سے لوگ مایوس ہو گئے تھے، اور جس حساب سے کہ PTI کو ووٹ ملے، میں سمجھتا ہوں یہ، بلکہ ابھی تو اس کے اندر تھوڑی سی دھاندلی بھی ہوئی ہے، جو باقاعدہ یہ ایک پری پلان کے تحت، نہیں تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2/3 سے زیادہ جو ہے PTI کو اکثریت مل جاتا۔ لیکن ایک چیز اکثر ہمارے سندھ کے لوگ جو ہے وہ تھوڑا شکایت کر رہے ہیں کہ جیسے بھی PTI نے یہاں کی مقامی لوگوں کو نظر انداز کیا، MNA MPs کے لیے کوئی مطلب خیبر پختونخوا سے یا کوئی پنجاب سے لوگوں کو لا کے یہاں ٹکٹ دیا گیا، یہاں بھی ان کے ماشاءاللہ بڑے بہترین اور ایک نظریاتی ان کے کارکن تھے جو کہ بہتر کام کر سکتے تھے کراچی کے مسائل کے بارے میں، یا جو اندرونی سندھ کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر سمجھ سکتے تھے بنسبت باہر کے بندوں کا۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، مقامی لوگوں کو نظر انداز کیا گیا، نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کا کام نہیں ہے۔ تو یہ گورنر سندھ کے بارے میں اس 2018 کے الیکشن میں یہ بات بہت گردش عام تھی کہ انہوں نے پیسے لیے اور ٹکٹیں بیچی ہیں، بلکہ ایون ابھی جو لاسٹ ہمارا سینٹ کا جو الیکشن ہوا اس میں آپ نے دیکھا سیف اللہ ابڑو پیپلز پارٹی کے جو نمائندے تھے اور پھر PTI میں آئے، ان کا بھی ان کے حوالے سے جو ہے نا گورنر سندھ کا نام آتا رہا مختلف حلقوں سے۔ آپ تک بھی خبر پہنچی ہوگی کہ 35 کروڑ میں شاید انہوں نے وہ ٹکٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تمام لوگوں کو اگر آپ ایک طرف کر دیں تو پارٹی جو ہے وہ ورکروں کے حوالے کی جائے تو پارٹی ڈیلیور بھی کرے گی۔ مقامی آدمی ہوگا تو اس کو پتہ ہے مقامی مسائل کیا ہیں۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی چیز میں بتاؤں کہ جب گورنر جو کچھ کر سکتے تھے یا ہمارے جو یہاں پہ جو MNA MPs تھے وہ بہت کچھ کام کر سکتے تھے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، احساس پروگرام وفاق کا پروگرام ہے جس میں 12,000 روپے ان تمام مستحقین کو دیے جا رہے تھے یا دیے جا رہے ہیں جن کا حق بنتا ہے۔ ہمارے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ ہم یہ وفاق کے پروگرام کے تحت ہی جو ہے وہ مستحقین تک پہنچتے، اور مستحقین تک پہنچتے پہنچتے اپنی تنظیم بھی کھڑی کر لیتے، کیونکہ وہ سارے لوگ اب ہمدرد ہو گئے پاکستان تحریک انصاف سے جن کو ملے۔ ہم وہاں پر بھی ناکام رہے۔ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں فنکشنل ہے، یہاں سندھ میں فنکشنل نہیں ہے کیونکہ ان کی نااہلی ہے گورنر کی۔ صوبے کے ساتھ جب تعلقات آپ کے اچھے نہ ہوں تو پھر وہ ساری چیزوں میں آپ کو فری ہینڈ نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کون ان کو روک رہا ہے، گرین لائن بس کے لیے جو کراچی میں بند پڑی ہوئی ابھی تک، یہ ان سے آپ جب پوچھیں تو یہ اگلے 6 مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں۔ K4 منصوبہ کراچی کے لیے پانی کا، وہ اب تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ پھر دوسرے معاملات کراچی کے روڈ اسٹرکچر آپ دیکھ لیں، میں تو کہوں گا کہ کراچی سے کشمور تک کا آپ روڈ اسٹرکچر دیکھ لیں، اب سے 3 سال پہلے جو حالات ہیں حالات اس سے زیادہ خراب ہو گئے۔ سندھ کی عوام جو ہے وہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، گورنر صاحب کو علم ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ اپنے لمبے پروٹوکول، لمبی جو پریولیجز ہوتی ہیں ان کو انجوائے کر رہے ہیں،
लोगों से बड़े बड़े दावे किए थे कि जी VIP कल्चर के हम ख़िलाफ़ हैं, इनको गवर्नर हाउसेस को और वज़ीर आला हाउसेस जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान में उनको तोड़ के हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, और इस तरह की बातें करके आपने लोगों के सामने उस वक्त तो अपना कद बुलंद कर लिया था, मगर आज ये उससे ज़्यादा दफन होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने कौल और फेल में तजाद पाए ना, तो इसलिए लोगों ने कहा कि जी इन्होंने अपने किसी अच्छा। दूसरा जो सबसे बड़ा मैटर है, मैं आपको बताऊँ, कराची में जो 14 MNA और 23 MP, अब तो खैर 13 MNA रह गए, ये जो हमारे वफाकी वज़ीर थे फैसल वाडा, जो हम बल्दिया वाली सीट आ रहे हैं, ये तो लोगों ने फैसला दिया ना। वो यहाँ से बैठ के मैं तो कह रहा हूँ अपनी जगह पे 1 साल से, मगर ये तो लोगों ने फैसला दे दिया। कितने अफसोस की बात है कि आज बल्दिया टाउन में जब वो इलेक्शन हो रहा था 249 का, तो वहाँ दीवारों के ऊपर ये नारे हमने खुद देखे हैं कि नज़र मत आना, हल्के में पानी नहीं है नलके में। यानी कि हमारा वफाकी वज़ीर आबी वसाइल का 3 साल में अपने हल्के को पानी नहीं दे सका, तो हम किस बिना पे जो है वो लड़ने के लिए जाएंगे। और मैं अभी आपको यहाँ से बैठ के अकबर भाई ये दावा कर रहा हूँ कि जितने MNA और MPAs हैं वो आज की तारीख में अपनी अपने सीटों से इस्तीफ़ा दें और दोबारा बाई इलेक्शन में जीत के दिखा दें, मैं उनको मान जाता हूँ। पोजीशन ऐसी नहीं छोड़ी इन्होंने, अपने लिए काबिल कबूल को ऐसी बात नहीं छोड़ी जो दूसरे लोगों ने किया था। सबसे बड़ा देखें, इस वक्त कराची के लोगों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि जिस MQM को हटा के PTI को मौका दिया गया, तहरीक इंसाफ ने उसी MQM को अपने साथ बैठाया हुआ है, और फिर उनके लोग यानी कि तहरीक इंसाफ के GDA के लोगों को जो है वो हमसे ज़्यादा, हमारे वर्करों से ज़्यादा सहूलतें मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और आप देखें वहाँ से असद उमर आते हैं इस्लामाबाद से, वो यहाँ आके जो है ना वो हलकों के चक्कर लगा रहे हैं। तो पहले आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो पहले तो आपको कराची के अंदर तंजीम खड़ी करनी है। आप सिंध के अंदर तंजीम खड़ी करें, कराची डिवीज़न की तंजीम खड़ी करें, वो जो लोगों को सेलेक्ट करके और आपको बताएगी कि जी ये इस इलाके का MN और ये MP होना चाहिए। डेफिनेटली उन्हीं लोगों को पता है ना कि वहाँ के क्या मसाइल हैं, उन्हीं लोगों को लोग भी जानते हैं। इस वक्त आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आधे से ज़्यादा कराची के जो नुमाइंदे हमारे वो बाहर से आए हुए हैं, मकामी नहीं है, इसलिए ना लोगों से वो मिलते हैं, ना लोग उनसे जो है ना वो मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं। तो अब ये बुरी तरीके से जो है ये एक्सपोज हो गए, सारे सामने आ गए। इमरान खान साहब ने भी आपके सामने की बात है खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं। तो अब अगर 2 साल के अंदर उन गलतियों को ना सुधारा गया तो मुझे नहीं लगता कि हम ये MNA MP तो बहुत दूर की बात है, शायद बल्दियाती इलेक्शन में भी कोई काउंसलर की सीट भी हम ना निकाल सकें, ये हालात रहे थे। मेरा नाम है अख्तर ज़ेब और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची से मेरे ताल्लुक़ है, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ। और वो वर्कर हूँ जो खान साहब का एक कॉल पे हम लोग इस्लामाबाद तक पहुँचते थे। तो खान साहब से हमारे ये अपील है कि खान साहब, अगर आपका कराची शहर में अगर आपको 5-6 बंदे अगर आपका वर्कर है तो फिर तो सही है, फिर तो जो पार्टी के नज़रियाती वर्कर है, जो मुश्किल टाइम में 9-0 का जब इलेक्शन था और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल उस टाइम का कैंडिडेट था 9-0 हल्के का, तो इस गवर्नर सिंध के लिए हम लोगों ने वर्करों ने जो नज़रियाती वर्कर थे उन वर्करों ने दिन रात एक किया था और इनके लिए मेहनत किया था। आज वो वर्कर तंजीम ने एक सेडलाइन किए हुए हैं। तो भाईजान हमारा ये वर्करों का ये अपील है खान साहब से, ख़ास तौर में खान साहब से मैं ये अपील करूँगा कि खान साहब, आपका अगर कराची में 5-6 बंदे अगर वर्कर है, जैसे गवर्नर इमरान इस्माइल हो गया, हलीमा दिल शेख साहब हो गया, आरिफ अलवी साहब हो गया, ये क्या नाम है, खुर्रम शर जमान हो गया, डॉक्टर सईद हो गया, ये तो सब खुद लैंड माफिया लैंड ग्रैबर लोग हैं। तो नज़रियाती वर्कर तो अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना कीमती वक्त जो है ना बर्बाद करते हैं। तो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके लिए ये कर रहे हैं कि सही मुस्तकबिल हो, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो। मगर कुछ लोगों ने खान साहब आपको बदनाम कर रहे हैं, आपको बदनामी के पीछे लगे हुए कि खान साहब बदनाम हो जाए। खान साहब हम आज भी आपका वर्कर है और सारी जो है ना ये मर्द दम तक हम आपका वर्कर हैं। मगर जो अनासिर, जो कुछ चंद अनासिर हमारे पार्टी में जो मतलब जो अंडे
जो गंदे अंडे हम उनके खिलाफ निकले हुए। हमारा यूसुफ दालिया भाई प्रेस क्लब पे जो है ना उसने जो है ना धरना लगाए हुए हैं। तो हम बिल्कुल बाकायदा तौर पे तमाम नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन की तरफ से, लियाकताबाद टाउन की तरफ से हम भरपूर इसके साथ जो है ना जदोजहद में पूरी उम्र तक जो है ना खड़ा रहेंगे। क्यों कि यूसुफ भाई ने नजरियाती वर्करों के लिए आवाज़ उठाए हुए हैं और ये वर्करों के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये उस नजरियाती वर्करों के लिए जंग लड़ रहे हैं। तमाम नजरियाती वर्कर से मेरे ये अपील है कि यूसुफ भाई के साथ जो है ना शाना बशाना और बिल्कुल भरपूर तरीके से काफले के साथ आप आके प्रेस क्लब पे यूसुफ भाई के साथ जो है ना धरने में शिरकत करें। मैं ख़ुद भी नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन के तरफ से जो है ना हम आए हुए हैं, हमारे साथ जो है ना कुछ चंद साथी और भी आए हुए हैं। तो लिहाजा तमाम वर्करों से मेरी ये अपील है कि यूसुफ भाई के साथ भरपूर तरीके से सपोर्ट करें। मेहरबानी।